नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था रीनल पैथोलॉजी जो है, ठीक है। इसके पहले क्लासिफाई करते हैं इसकी डिजीजेज जो हैं, कितनी तरह की डिजीजेज हमने क्लियर करनी है। कुछ कंजेंटल डिसऑर्डर देखेंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रीनल स्टोन, यूनिट्रैक इन्फेक्शन और लास्ट पे जो है वो इसके ट्यूमर देखने हैं, ठीक है। कंजेंटल डिसऑर्डर के अंदर जो ज़्यादा कॉमन पैथोलॉजी है इसकी हॉर्स शू किडनी, हॉर्स शू किडनी ये इसका डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, ठीक है। या फिर कंजेनिटली जो है हेरिडिटरी प्रॉब्लम ये होता है, सिस्ट बनते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, या फिर सिस्ट बन जाते हैं, ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम होता है, ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है ये, ठीक है। या किडनी का बनता नहीं है पूरा, किडनी जो है डेवलप नहीं होता। रीनल एजेनेसिस, एक साथ किडनी जो है बन नहीं हुआ, एजेनेसिस, रीनल एजेनेसिस, सिस्ट बनते हैं किडनी के अंदर, या किडनी की शेप जो है नॉर्मल होती है, हॉर्स किडनी जो है, ठीक है। इसके अंदर ये डिस्कस करेंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये ग्लोमेरुलस की डिजीज है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हमने ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन जो है उसके अंदर हेमेचूरिया है, ये प्रोटीन यूरिया, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई करना है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक और नेफ्रोटिक। इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अलावा ट्यूब की डिजीजेज भी होती हैं, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं उसको, ये एक्स्ट्रा डिजीज है, पूरी नेफ्रॉन की डिजीज है, पूरी नेफ्रॉन है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सिर्फ पैथोलॉजी इस हिस्से के अंदर होती है, ठीक है। बाकी प्रोक्सिमल या लूकोफैनले या डिस्टल ट्यूब की पैथोलॉजी भी होती है, कहते होते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ये ज़्यादा ड्रग की वजह से होती है, हाइपर सेंसिटिव वगैरह का इश्यू होता है। और फिर हमने देखनी है रीनल स्टोन, इसकी टाइप्स देखेंगे, रीनल स्टोन की कितनी टाइप्स है, ज़्यादा कॉमन कौन सी है, कौन सी यूटीआई से होती है, यूट्रैक इन्फेक्शन से होती है, कौन सी जो है वो हाइपर कैल्सीमिया की वजह से डेवलप होती हैं, ठीक है। यूटीआई देखेंगे लास्ट पे, सेकंड पे आपका यूटीआई जो है सेकंड लास्ट जो है, यूटीआई के अंदर लोअर यूटीआई होता है और अपर यूटीआई होता है। यूटीआई यूरिथ्रा का होता है, यूरिथ्राइटिस, या फिर यूटीआई जो है ब्लैडर का होता है, सिस्टाइटिस। यूटीआई रीनल पेल्विस का, ये किडनी का इन्फेक्शन होता है, पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस ये इन्फेक्टिव डिसऑर्डर देखने। और लास्ट होगा इसका लंग के न्यू क्लास देखे थे, किडनी के कैंसर जो है, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन कैंसर है रीनल सेल कार्सिनोमा और इसकी टाइप्स वगैरह क्या, ये आपकी पूरी समरी है जो हमने किडनी के डिसऑर्डर हमने जो है पढ़ने हैं, ठीक है, वन बाई वन। किडनी का जो सिस्टम अफेक्ट होता है, इसमें सिम्टम हमने डिस्कस किए थे कि पेशेंट को क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, फटीग, नोज़िया, ये अडीमा वगैरह क्यों डेवलप होता है। इसको अडीमा इसलिए कि पेशेंट का जब किडनी फेल हो जाता है, जीएफआर जो है थोड़ा हो जाता है, रास सिस्टम जो है ना एक्टिवेट हो जाता है। एडिमेटिस कंडीशन जो स्वेलिंग होती है पूरी बॉडी की, जनरलाइज बॉडी एडीमा जो फेशियल एडीमा है, या हैंड का एडीमा है, ठीक है, या फुट का एडीमा है, या ओवरऑल एडीमा है। हार्ट के डिसऑर्डर हो, लिवर की पैथोलॉजी हो, किडनी की पैथोलॉजी हो, इन तीनों कंडीशन के अंदर पेशेंट की स्वेलिंग लाजमी आती है। तो अगर पेशेंट को स्वेलिंग होती है ना बॉडी के किसी हिस्से के अंदर जो है, तो हमें इन तीनों ऑर्गन्स को देखना चाहिए, तो इनको एक्सक्लूड करना चाहिए क्योंकि इनकी कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। तो किडनी डिसऑर्डर के अंदर भी स्वेलिंग होती है, इसमें फेस की स्वेलिंग जो है ना रीनल डिसऑर्डर है, फेशियल स्वेलिंग बहुत प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। तो टायर्डनेस वगैरह ये पेशेंट जो क्रोनिक रीनल फेलियर के होते हैं ना, इनको अनीमिया वगैरह इश्यू होते हैं, इसकी टायर्डनेस वगैरह भी होती है, पुअर एपिटाइट, एसिडोसिस वगैरह हुई है, ठीक है। इचीनेस ये इतना कोई खास फीचर नहीं है, स्वेलिंग पेट की
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किडनी का। पफिनेस जो है फेस की, स्वेलिंग होती है फेस की और आइज की जो है, ठीक है। वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से जो है वो लंग्स के अंदर भी एडिमा डेवलप होगा, उससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह भी आना शुरू हो जाएगी। किडनी की आगे जो इसका इम्पोर्टेंट चीज़ यूरिन आउटपुट जो है, इसका फर्स्ट पेशेंट की जो कंप्लेन होती है कि यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, यूरिन नहीं आ रहा। अगर रीनल फेलियर में पेशेंट चला जाता है तो उसकी यूरिन आउटपुट जो है डिक्रीज हो जाती है। एक्यूट रीनल फेलियर में तो पेशेंट बिल्कुल एन यूरिया स्टेज पे चला जाता है। क्रॉनिक में भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन होती जाती है, थोड़ा थोड़ा यूरिन का लॉस, मतलब यूरिन आउटपुट आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। एक्यूट में तो बिल्कुल नील हो जाता है यूरिन जो है। तो ये हैं इसके थोड़े से सिम्टम्स जो हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, ये एजोटीमिया का हमने कल भी आपको डिफाइन किया था। एजोटीमिया क्या होता है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का इंक्रीज होना। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का इंक्रीज होना जो है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाए नॉर्मल लेवल से, क्रेटिनिन ज़्यादा है, सो क्या कहते हैं? एजोटीमिया। अब इतने ज़्यादा हो जाए कि पेशेंट का सर्वाइवल प्रॉब्लम हो रहा है, पेशेंट को डायलिसिस करवाने पड़ेंगे, इसको क्या कहते हैं? एक्सट्रीम लेवल पे ज़्यादा है। ये पेशेंट जो यूरीमिया के पेशेंट होते हैं, ये एक्सट्रीम लेवल पे ज़्यादा है, इसमें फेलियर है पूरा आपका किडनी का। तो इसको एंड स्टेज रीनल डिजीज कह सकते हो आप। एंड स्टेज रीनल डिजीज, एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो इसके बाद डायलिसिस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखते हैं ओलिग यूरिया एन यूरिया, ये यूरिन वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है। ओलिग यूरिया एन यूरिया, ये दोनों फीचर जो हैं, ये पेशेंट होता है ना एक्यूट रीनल फेलियर का, तो उसमें ये डेवलप होते हैं, ठीक है। ओलिग यूरिया, नॉर्मल यूरिन वॉल्यूम कितना होता है? 1500 ml मैक्सिमम इतना का। अब ये कम होता हुआ 1000 तक आ गया है, फिर कम होता हुआ 500 तक। तो मिनिमम अमाउंट जो है ना 500 ml तो होनी चाहिए ना, ये हमने वेस्ट भी तो बॉडी से बाहर निकालना है। ऑलिव यूरिया क्या होता है? अब डेफिशिएंसी ऑफ यूरिन जो है, 500 ml सिर्फ यूरिन आता है पूरे दिन का, 24 आवर का, उसको कहेंगे ऑलिव यूरिया। अगर ये यूरिन सिर्फ 100 ml है, ये सफिशिएंट नहीं है कि आपका एसिड और पोटाशियम और या कोई अंदर से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या क्रेटिनिन वगैरह को बाहर निकाल दें, तो ये डिफिकल्ट होता है। तो फिर चीज़ें प्रेसिपिटेट मेशर हो जाती हैं, एसिड अंदर इकट्ठा हो जाएगा, पोटाशियम अंदर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये होती है एन यूरिया स्टेट। एन यूरिया, ये दोनों फीचर होते हैं किसके? एक्यूट रीनल फेलियर के। अच्छा, जब पेशेंट ठीक हो जाता है, 50% चांस है उसके फेलियर के, 50% रिवर्स हो जाता है किडनी, उसको सपोर्टिव थेरापी मिली, वो फिर ठीक हो गया। नेफ्रॉन पे हील करते हैं, उसका टाइम लेते हैं, फिर एक ना पोली यूरिया की स्टेज आती है उस पर। तो ये फीचर ओलिक यूरिया, एन यूरिया, पोली यूरिया, ये इसके फीचर होते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के। जब डिजीज चल रही होती है तो पेशेंट ओलिक यूरिया, एन यूरिया फेज में होता है, उसके बाद पोली यूरिया फेज में होता है, ठीक है। अच्छा, पोलीयूरिया इसके अलावा और कौन सी डिजीज होती है? ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, हार एंडोक्राइनो का प्रॉब्लम है, डायबिटीज इंसिपिडस, उसके अंदर भी पोलीयूरिया होता है, ठीक है। या पोलीयूरिया यूरिया होता है जो जिनको शुगर होती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, डायबिटीज मेलाइटस, उनको भी पोलीयूरिया होता है, ठीक है। तो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे डिजीज के अकॉर्डिंग। एजोटीमिया हो गया या यूरीमिया हो गया। नेफ्रेटिक सिंड्रोम, ये दो मेन इंपॉर्टेंट फीचर हैं इसके, या डिजीज का कह लें बहुत बड़ा ग्रुप है ये। दो डिसऑर्डर जो है, ग्लोमेरुलस की डिजीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नेफ्रेटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रेटिक सिंड्रोम के अंदर जो GFR होता है वो भी अच्छा खासा कम हो जाता है, ठीक है। इसमें जो ग्लोमेरुलस होता है, ये आपका ग्लोमेरुलस है, थोड़ा सा इंट्रो देना है, उनको डिटेल से आगे हमें देखना है। ये कैपिलरी का टफ्ट होता है, ये आपका ग्लोमेरुलस है, बोमन कैप्सूल है, ये आर्ट्रियोल है, यहाँ से चीज़ें फिल्टर होनी है और यहाँ से गुजर के मतलब यूरिन बन जाना है इसका। नेफ्रेटिक सिंड्रोम के अंदर इसकी सारी एंडोथेलियम डैमेज हो जाती है और ये बोमन कैप्सूल वगैरह से डिस्टर्ब होता है, ठीक है। ज़्यादा एंडोथेलियम वगैरह की इंजरी होती है। तो एंडोथेलियम जब इंजर होती है तो इससे ना GFR, एंडोथेलियम रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? एंडोथेलियम जो है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। तो ग्लोमेरुलस जो होगा वो उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई जी, तो फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम का जिन
बंदों को नेफ्रिटिक सिंड्रोम होती है, एंडोथेलियम डैमेज होती है। एक तो इनके रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो यूरिन में आते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल यूरिन में आते हैं, और वो रेड ब्लड सेल नॉर्मल शेप के नहीं होते, वो ऐसे डिस्टॉर्टेड शेप होती है उनकी ऐसे, ठीक है। आप उसको रेड ब्लड सेल की कास्ट कह सकते हो, कास्ट जो है आरबीसी कास्ट आती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। तो ये पेशेंट होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले। अच्छा, जब इनका जीएफआर जो है थोड़ा होता है तो फिल्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए रास सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। जब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है वो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा कर देता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर इनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले जो पेशेंट होते हैं इनको ब्लड प्रेशर मतलब हाई होता है, वो किडनी डैमेज हो रहा है, जीएफआर कम हो रहा है, रास सिस्टम एक्टिवेट हो गया, उसमें बीपी को इंक्रीज कर देना, ठीक है। तो ये होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट। अच्छा, अगर अक्सर होता है कि पैथोलॉजी बच्चों के अंदर जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉमन है, तो उसमें पैथोलॉजी ना सिर्फ यहाँ पे होती है, ग्लोमेरुलस की जो बोमन कैप्सूल होता है उसको प्रॉब्लम है, या ब्रेन पे चार्ज खत्म हो गया है, तो इससे क्या होता है सिर्फ प्रोटीन जाती है बाहर, सिर्फ प्रोटीन लॉस होती है। तो इन पेशेंट के यूरिन के अंदर ना प्रोटीन आ रही होती है, इनको क्या होता है प्रोटीन का यूरिया, प्रोटीन साथ साथ सारा वॉल्यूम भी ले जाती है अंदर, यूरिन का वॉल्यूम भी अंदर अच्छा खासा चला जाता है, बॉडी में भी प्रोटीन कम होना शुरू हो जाती है, तो हाइपोवोलीमिया जैसी पिक्चर बन जाती है। ओवरऑल बॉडी का जो वॉल्यूम होता है ना कम हो जाता है, इसकी वजह से जीएफआर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीएफआर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, हर चीज फिल्टर होगी, ठीक है, जीएफआर नॉर्मल रहता है, तो इसमें जीएफआर भी कम नहीं होता, फिल्ट्रेशन तो बिल्कुल ठीक है। बीपी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो बीपी नॉर्मल होगा या कम होगा, ज्यादा नहीं होता। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला पेशेंट जो है वो हाइपोवोलीमिया में होता है, उसका बीपी कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके अंदर दूसरी खास बात, इसमें यूरिया का लेवल ज्यादा होना वो जरूरी नहीं है, क्योंकि फिल्ट्रेशन तो अच्छी है ना आपकी, असल मकसद तो फिल्ट्रेशन है ना। इसमें जीएफआर बढ़ सकता है, नॉर्मल हो सकता है, जीएफआर कम नहीं होता, मतलब फिल्ट्रेशन रुकती नहीं है। जब फिल्ट्रेशन ही रुक नहीं रही तो यूरिया क्यों बढ़ेगा, ना क्रेटिनिन बढ़ता है, ठीक हो गया। तो नेफ्रिटिक सिंड्रोम वाला जो पेशेंट होता है वो पेशेंट फेलियर की तरफ जाता है। जब आपने फिल्टर ही नहीं किया, जीएफआर कम हो गया, फिल्ट्रेशन कम होगी, तो आपका यूरिया करेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, आपका पोटाशियम बढ़ गया, आपकी बॉडी की एसिड बढ़ गई, तो रीनल फेलियर में जा रहा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी को फेल कर सकती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में फेलियर के काम बहुत कम चांसेस होते हैं, ये दो मेन डिफरेंसेस हैं इन दोनों के आपस में, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ कंडीशंस होती हैं उसमें किडनी बहुत जल्दी रैपिडली डैमेज हो जाता है, ठीक है, ट्रॉमा के पेशेंट होते हैं, हाइपोवोलीमिया वगैरह हो रहा होता है उनको, या वो कोई हैवी ड्रग इस्तेमाल कर, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी है, इसको बाद में क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट आते हैं ये था आपका इंट्रो जो है किडनी के डिसऑर्डर का। कंजेंटल डिसऑर्डर आपका फर्स्ट है हॉर्स शू किडनी जो है, हॉर्स शू किडनी आप देख रहे हो शेप जो है इसकी, ये दोनों पोल जो निचले किडनी के होते हैं ना, दोनों पोल, इसमें किडनी भी मोस्टली जो है बहुत नीचे, हालांकि किडनी का लेवल ये है यहाँ पे होना चाहिए था किडनी को, दोनों किडनी को, ठीक है। जो हॉर्स शू किडनी होते हैं, हॉर्स शू किडनी जो है वो एक तो वो अपने लेवल से नीचे होते हैं दोनों, ठीक है। ये एजेंसीज वाले की पिक्चर वैसे इसका मैं समझा रहा हूँ आपको, कि उसमें जो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है, एओर्टा से निकलती है, वो बहुत निचले लेवल पे निकलती है, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, कि फ्रंट से निकल रही होती है। अब एक किडनी यहाँ पे, दूसरा किडनी, एक किडनी इस तरफ है, एक किडनी इस तरफ है, इन्होंने ना ऊपर जाना होता है दोनों किडनी में, जैसे डेवलपमेंट होती है तो किडनी ने यहाँ पे आना होता है L1 L2 के लेवल पे, जो है ये L4 L5 के लेवल पे पड़े होते हैं जब स्टार्टिंग होती है ना इनकी, जब इनका बनना होता है, यूरोजेनिटल डायफ्राम, यूरोजेनिटल बर्ड, वहां से ये इनको डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो किडनी ना ऊपर असेंड करते हैं नॉर्मली, तो अगर इनके दोनों पोल नीचे से मिल जाए ना, नीचे से मिल जाए, तो फिर इनको ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल होता है, दोनों पोल ऐसे जुड़ गए आपस में, तो रास्ते में आ जाती है इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ये उसको ऊपर नहीं जाने देगी, ठीक है। इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी यहाँ पे रुकावट करेगी। प्रॉब्लम तो किडनी के पोल का है, प्रॉब्लम आर्टरी का तो नहीं है ना, आर्टरी तो अपनी जगह से निकली है, तो फिर उसमें दोनों पोल जुड़ गए हैं तो ऐसे ऊपर कैसे जाएंगे, ये यहाँ पे अगर आर्टरी आ जाए तो उसको क्रॉस तो नहीं कर सकते ये, तो ये इशू होता है इनका, कि ये हॉर्सशू किडनी का कोई पैथोलॉजी नहीं है। हाँ सर,
वहाँ पे एक तो वो लोकेशन थोड़ी सी नीचे होगी, लेकिन फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल करेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, रीनल एजेंसीज हो सकती है जी, रीनल एजेंसीज है, एक साइड का किडनी देखिए बना ही नहीं है, बहुत छोटा सा है, और दूसरा किडनी उसके मुकाबले में अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, ठीक है, एक साइड का किडनी नहीं बना, तो जो ये भी पेशेंट नॉर्मल ही होता है, एक किडनी पे भी गुजारा हो जाता है, ठीक है। बाइलेटरल एजेंसीज हो तो फिर तो बहुत बड़ा मसला हो जाना है, अगर बाइलेटरल एजेंसीज हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लास्टिक किडनी। डिस्प्लास्टिक किडनी, इसके अंदर ना किडनी के अंदर जो है वो सिस्ट थोड़े बहुत बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, वो एक ही किडनी में बनते हैं। डिस्प्लास्टिक किडनी एक ही तरफ होता है, यूनिलेटरल जो है, यूनिलेटरल जो है, ये आपने इसको मिक्स नहीं करना, इस सिस्ट को जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बच्चों में भी होती है और बड़ों में भी अंदर भी अपीयर होती है, वो जो सिस्ट होते हैं दोनों किडनी के अंदर बनते हैं, बाइलेटरल, वो हेरिडिटरी डिजीज है दोनों। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर बच्चों वाला जो बड़ों वाला दोनों के हेरिडिटरी है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सिस्ट दोनों किडनी के अंदर। जो डिस्प्लास्टिक किडनी है इसमें भी सिस्ट बनते हैं, डिस्प्लास्टिक किडनी एक ही तरफ जो है ना, वो मतलब उसमें डिस्प्लेजिया होता है, उसकी वजह से सिस्ट बनते हैं। तो ये हेरिडिटरी नहीं, ये कंजेंटल एनॉमली है, ये कोई जीन का प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये जब किडनी बन रहा था फीटल लाइफ के अंदर, तो उस सब चीज नॉर्मल थी, बस डिस्प्लेजिया हो गई, उसको सिस्ट बन गया है, कुछ एबनॉर्मेलिटी आ गई है डेवलपमेंट में, ठीक है। ये हेरिडिटरी नहीं है, ये कंजेंटल प्रॉब्लम है। डिस्प्लास्टिक, और डिस्प्लास्टिक किडनी जो होता है वो एक ही साइड का होता है, दूसरा साइड नॉर्मल होता है, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो जब जब एक किडनी नॉर्मल है तो इस पर्सन का गुजारा चलेगा, ठीक है। ये थी आपकी कंजेंटल नॉर्मली जो है। ये ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर एक बार देख रहे हैं, आगे हमने इसको जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसकी नाम है हिस्टोलॉजिकल, देखें तो ये वोमन कैप्सूल है, ये मतलब ये सारा इतना हिस्सा जो है, ये सारा क्या है, वोमन कैप्सूल है, इतना ये वोमन कैप्सूल का पार्ट है, ठीक है। तो ये वाली सारी जो स्पेस है ये क्या है, वोमन स्पेस है, ये सारी वोमन स्पेस। ये अंदर वाली एपिथेलियम है, ये अंदर वाले एपिथेलियम है, इसको ना विजुअल एपिथेलियम जो है, ये वोमन स्पेस बनेगी, ये सारी की सारी जो है, ठीक है। अच्छा, अब जो ग्लोमेरुलस है, ये एंडोथेलियम का क्लस्टर हो गया पूरा, ये एंडोथेलियम सेल हो गए, ठीक है। ये कैपिलरी का टफ्ट है, कैपिलरी का क्लस्टर बना हुआ है, उसको सपोर्ट करने के लिए ये सेंटर में होते हैं मेसेंजियल सेल्स, ठीक है। इनका क्या काम होता है, मेसेंजियल सेल्स जो है, मेसेंजियल सेल ग्लोमेरुलस की सपोर्ट बनते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस को, ब्लड फ्लो भी रेगुलेट करते हैं, सर ब्लड फ्लो भी रेगुलेट करते हैं। अच्छा, अब इनके अंदर जो है ये कैपिलरी नेटवर्क देख लें, कैपिलरी कैसी होती है, हमने कैपिलरी हिस्टोलॉजी में पढ़ी थी कि फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी जो है किडनी के अंदर होती है। ये इंडिविजुअल एंडोथेलियम सेल के अंदर कितने ज्यादा सुराख हैं, इसको कहते होते हैं फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम सेल है ये, ठीक है, इसमें छलनी जैसे बनी होती है, इस तरह बना हुआ है, ठीक है। एंडोथेलियम के इर्द गिर्द जो है वो क्या है, ये पर्पल कलर की जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के अलावा अब जो इसको वो किसके साथ जुड़ी हुई है, ये विजुअल पोडोसाइट है, ये विजुअल एपिथेलियम है, और ये वाली आपकी पैराइटल एपिथेलियम है, पैराइटल एपिथेलियम और विजुअल एपिथेलियम, इनके दरमियान ये स्पेस नजर आ रही है आपको, ये वाली स्पेस जो है विजुअल और पैराइटल के दरमियान जो है, इसको कहते हैं बोमन स्पेस, ठीक है। ये सारा आपका बोमन कैप्सूल बनता है, ठीक है। अब ये जो पोटोसाइट हैं उनके फुट प्रोसेस जो है, वो फुट प्रोसेस भी इसके साथ चिपके हुए हैं, वो बेसमेंट को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो पैथोलॉजी होती है ना, एंडोथेलियम डैमेज कहाँ पे आता है, या तो फुट प्रोसेस पोटोसाइट ये प्रॉब्लम करते हैं, तो उसकी वजह से जब बेसमेंट में को कुछ मसला होता है, तो एक होती है ब्लड की वाली साइड, मतलब एक तरफ आपकी एपिथेलियम वाली साइड है, ठीक है, दरमियान में बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, ठीक हो गया। और उसके अंदर की तरफ जो है वो एंडोथेलियम वाली साइड है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो सेंटर में है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो सेंटर के अंदर है। अब पैथोलॉजी अगर एपिथेलियम की तरफ हो, अगर इस तरफ होती है एपिथेलियम वाली साइड पे, ठीक है, एपिथेलियम ये जो आपको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर नजर आ रही है, ये वाला सेल है, ये एपिथेलियम है, ठीक है। अगर पैथोलॉजी जो है वो इस एरिया के अंदर होती है, या आपका पोडोसाइट को मसला हो जाता है, ये पोडोसाइट है ब्लू कलर वाले, तो पोडोसाइट को मसला हो जाता है, तो पेशेंट को क्या होता है, प्रोटीन यूरिया जो प्रोटीन लॉस होती है उसकी, तो इस पेशेंट की प्रोटीन लॉस होगी, क्लियर है, इसकी प्रोटीन लॉस होगी। तो इसमें रेड ब्लड सेल नहीं आते, उसका कोई रोल ही नहीं है,
एंडोथीलियम, ये जो जिसके अंदर सुराख हुए हैं, अगर आप एंडोथीलियम ही डैमेज कर दो, ये एंडोथीलियम सेल है ये वाले, ठीक है, तो इसी को डैमेज कर दो कि आपका जो रेड ब्लड सेल है ये निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है, वो तो डायरेक्टली ब्लड इसके अंदर चला जाएगा फिर। तो एंडोथीलियम अगर डैमेज हो जाए तो हेमचूरिया होता है। तो ये पेशेंट होता है किसका, नेफ्रेटिक सिंड्रोम का, किसका, नेफ्रेटिक सिंड्रोम का। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, नेफ्रेटिक सिंड्रोम में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, याद रखिए, आगे हम इसको डिटेल से देखेंगे, ठीक हो गया। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है, अगर डिजीज की क्लास क्वेश्चन है ये, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर दो मेन ग्रुप हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है, नेफ्रोटिक और नेफ्रोटिक। नेफ्रेटिक के अंदर डिजीज कौन कौन से हमने पढ़नी है, एक्यूट पोस्ट इन्फेक्शियस, ये इन्फेक्शन के बाद है, ये इन्फेक्शन के बाद है, पेशेंट को थ्रोट का इन्फेक्शन होता है, ये मोस्टली चाइल्ड एज है, ठीक है, अडल्ट को भी हो सकती है, गला खराब होता है पहले, थ्रोट का इन्फेक्शन होता है, थ्रोट इन्फेक्शन के बाद जो कुछ इम्यूनिटी का कोई इशू बनता है, ऑटो एंटीबॉडी कुछ बनते हैं, कुछ इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वो डैमेज करते हैं जाकर ग्लोमेरुलस को। दूसरी उसके अलावा जो है आईजीए नेफ्रोपैथी जो है, आईजीए ये सबसे कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन काज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, आईजीए नेफ्रोपैथी, मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम आईजीए नेफ्रोपैथी जो है। अच्छा, इसके अलावा जो है रैपिडली प्रोग्रेसिव आरपीजीएन, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये भी इसी ग्रुप के अंदर है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम है। और एक ये हेरिडिटी प्रॉब्लम है, एलपोर्ट सिंड्रोम है, ये हेरिडिटी प्रॉब्लम होता है, इस हेरिडिटी इशू होता है, इसमें पेशेंट को ना कोलेजन का डिफेक्ट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की कोलेजन टाइप 4 होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन में, उसका प्रॉब्लम होता है, उसकी अल्फा हेलिक्स मतलब उसकी प्रोटीन का डिफेक्ट है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है जी, कोलेजन टाइप 4 ठीक नहीं है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक नहीं होती, तो इसको यही बेसमेंट मेम्ब्रेन कान में भी होती है, तो ये पेशेंट हेमचूरिया भी होता है नेफ्रेटिक सिंड्रोम, साथ में ये पेशेंट डेथ भी होता है, ठीक है, ये एल्पोर्ट सिंड्रोम, इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर जो डिजीज के नाम है, ये सारे डिजीज हमने वन बाय वन पढ़नी है। मिनिमल चेन डिजीज, ये बच्चों की है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चाइल्ड एज, ठीक हो गया। मोस्ट कॉमन काज नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बड़ों के अंदर, अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन वो आपकी है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। अच्छा, जो एड्स वाले पेशेंट होते हैं, एचआईवी वाले पेशेंट, उनमें ये ज्यादा कॉमन है, फोकल सेगमेंटल जो है, ये इनकी हिस्ट्री होती है ड्रग अब्यूजर जो एड्स वाले हैं। आगे नेक्स्ट होती है कि एमपीजीएन जो है, ये भी एमपीजीएन, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एमपीजीएन, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये थी आरपीजीएन, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक, ये आपके हैं नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक सिंड्रोम की डिसऑर्डर्स जो है, ठीक है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस जो है, ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल पोस्ट इन्फेक्शियस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, आईजीए नेफ्रोपैथी, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और एल्पोर्ट सिंड्रोम जो है, ये चार इस ग्रुप की हैं। मिनिमल चेंज डिजीज, फोकल सेगमेंटल, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है। अच्छा, और इसके अलावा आप इसमें एक और भी लिख सकते हो, एक डिफ्यूज जो है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी होती है, डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है। डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है, ये जो पेशेंट होते हैं इसमें डायबिटिक वाले, जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी को होती है उनको ये डिफ्यूज वाली होती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, वो भी इसी ग्रुप के अंदर आएगा। डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवाती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो जो डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, ये होती है, ये फीमेल पेशेंट होता है एसएलई वाला, फीमेल पेशेंट है एसएलई वाला, एसएलई की वजह से होती है डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी वो भी आपकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो इसका काफी लंबा चौड़ा ग्रुप है इसका, ठीक है, जिसमें इन सब के अंदर प्रोटीन यूरिया इसका प्रोमिनेंट फीचर होता है, प्रोटीन यूरिया, और इसका प्रोमिनेंट फीचर होता है आपका हेमच यूरिया, यूरिन के अंदर जो है ब्लड आ रहा होता है, हेमच यूरिया जो है। अच्छा, ब्लड की मैंने आपको बताया था, उसकी मार्फोलॉजी पे फोकस रखना है, अगर नॉर्मल शेप के ब्लड सेल्स हो ना, आरबीसी हो यूरिन के अंदर, तो वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं है, वो नेफ्रेटिक सिंड्रोम नहीं है, ठीक है, वो पैथोलॉजी
यूरिनरी ट्रैक के अंदर अपनी ज़ाती पैथोलॉजी हो सकती है, कोएगुलोपैथी हो सकती है, ठीक है। तो कोई और इशू है, कार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, कार्सिनोमा किडनी के अंदर हो तो वो भी फ्रेश ब्लड आता है, या स्टोन हो किडनी के अंदर वो भी फ्रेश ब्लड आता है। तो वो मार्फोलॉजी, वेसल डैमेज हुई है, वेसल वीक होती है कैंसर के अंदर, या क्लॉटिंग प्रॉब्लम होता है, पेशेंट जो एंटीकोगुलेंट यूज़ करता है, ब्लीडिंग हो जाती है फिर भी किडनी के अंदर जो है, तो वो इशू जो है उसमें फिर आरबीसी जो होते हैं बिल्कुल नॉर्मल शेप के होते हैं। तो मार्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने अगर डायग्नोसिस बनाने की उसको हेमाच्यूरिया है, तो आप फिर ना उसकी यूरिन एनालिसिस करवाते हो तो उसकी मार्फोलॉजी भी देखनी है कि किस तरह के मार्फ सेल्स हैं उसके अंदर, क्या वो पूरे सेल है या आरबीसी कास्ट है, या फिर डिस्टॉर्टेड सेल है, बिल्कुल नॉर्मल शेप के सेल्स हैं। तो अगर तो अब नॉर्मल शेप के हुए आरबीसी कास्ट नजर आ रही है तो ये होगी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अदरवाइज को प्रॉब्लम को डिफरेंट होता है, जिस तरह कैंसर हो, मैं बता रहा हूँ तो कैंसर हो गया, पूरे नॉर्मल शेप के सेल होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कुछ डिजीजेस ग्लोमेरुलर से हट के जो है डिजीजेस सिर्फ ट्यूब्स को अफेक्ट करती हैं। अब ट्यूब्स को अफेक्ट करने वाले जो है, इसके अंदर आपके ड्रग इंड्यूस इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जिनको एलर्जी होती है पेनिसिलिन वगैरह से, जो है ना, पेनिसिलिन बहुत टॉक्सिक होती है किडनी के लिए भी। ड्रग इंड्यूस इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, अच्छा कोई इस तरह का जो सिनेरियो होता है उसके अंदर जो है यूरिन के अंदर इओसिनोफिल आते हैं, एलर्जी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है, ये एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होती है, ठीक है। इओसिनोफिल यूरिन के अंदर आपको मिलेंगे, यूरिन के अंदर इओसिनोफिल जो है। मोस्ट कॉमन काज एक्यूट रीनल फेलियर की, ये भी क्वेश्चन होता है, मोस्ट कॉमन काज एक्यूट रीनल फेलियर की एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, क्लियर है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अब ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ड्रग की वजह से भी हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, इस्कीमिया की वजह से भी हो सकती है, आरपीजीएन की भी काजेज है इसकी एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस दो तरह की होती है, एक होती है टॉक्सिक, एक होती है स्कीमिक। ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिक या फिर स्कीमिक, ये दो कॉमन है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल ट्यूब्स की स्टार्ट देख रहे थे हम कि जो एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होती है वो ड्रग इंड्यूस है, ठीक है, वो ड्रग इंड्यूस एलर्जिक नेफ्राइटिस होती है, उसमें इओसिनोफिल आते हैं यूरिन के अंदर, ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री होती है वो ड्रग कंज्यूम की। और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो है, पेशेंट कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन हो रही है ट्यूब्यूल्स की, इंजरी है, ये हाइपर सेंसिटिव नहीं है, वो ड्रग टॉक्सिसिटी करवा रही है, ठीक है, ड्रग टॉक्सिसिटी करवा रही है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो है टॉक्सिक वाली और स्कीमिक वाली, स्कीमिक वाले की जो है वो काजेज होते हैं जिसमें पेशेंट ट्रॉमा वाले पेशेंट होते हैं। अब उसका बोन फ्रैक्चर हुआ, ट्रॉमा हुआ, काफी अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ था, पेशेंट स्टेबल हो गया, लेकिन शाम के पता चला वो उसकी डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई? वो रीनल फेलियर उसका बिल्कुल किडनी कोलैप्स कर गई उसके। जब पेशेंट हैमरेज होता है या उसको हाइपोवोलीमिया होता है ना, हाइपोवोलीमिया होता है, एक पेशेंट है सिंपल गैस्ट्रोएंटेराइटिस का, ये बहुत ही कॉमन निग्लिजेंस होती है। अक्सर जो है वो प्रैक्टिशनर जो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते, वो डायरिया की हिस्ट्री जब ली जाती है, कितने एपिसोड थे डायरिया के या वॉमिटिंग के, 4-5 एपिसोड थे, चलो ठीक है। जब वो 4-5 से ज्यादा एपिसोड बताए तो वो हाइपोवोलीमिया में होता है, हाइपोवोलीमिया में वो ऑलरेडी होता है, इवन थोड़ा बहुत वो कॉन्शियस भी होता है, आपको बता रहा होता है, आपको लगा उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर वो हाइपोवोलीमिया से उसका किडनी शट डाउन हो रहा होता है। तो आरएफटी लाजमी करवाने होते हैं जो डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है। जिनका आरटीए होता है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, वो हाइपोवोलीमिक ब्लड लॉस हुआ, वो तो उनका तो मस्त बन गया। अब जो पेशेंट जो है ना सिंपल डायरिया जब वॉमिटिंग के साथ होते हैं, अगर ज्यादा एपिसोड हो, अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला गया है, वो संकन आइज है, उसकी आंखें अंदर को चली गई हैं उसकी, और स्किन उसकी बिल्कुल लूज हो गई, ठंडी हो गई, ज्यादा डिहाइड्रेशन, काफी ज्यादा वाटर लॉस हो गया, तो उसमें पानी मेंटेन करना होता है हमने। डिहाइड्रेशन में वो पेशेंट होता है, उसके आरएफटी करवा के मेक श्योर करना है किडनी अभी ठीक है कि नहीं। किडनी ठीक नहीं है तो फौरन उतना ही उसको फ्लूइड आईवी लगाने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस को बता रहा था कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक तो या तो नेफ्रोटॉक्सिक वजह से होता है, ठीक है, या फिर जो है इस्कीमिया, दो मेन काजेज होती हैं इसकी, इस्कीमिया या फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है। अब इस्कीमिया नेफ्रोटॉक्सिटी, या तो इस्कीमिया होगा या नेफ्रोटॉक्सिटी होगी, ट्यूबुलर डैमेज हो रहा है, कौन सा पार्ट डैमेज होगा? अगर तो इस्कीमिया हुआ है, अगर तो इस्कीमिया हुआ है, प्रोक्सिमल नेफ्रॉन क्या आपके डिस्टल नेफ्रॉन है? प्रोक्सिमल नेफ्रॉन डिस्टल नेफ्रॉन में आपस में क्या डिफरेंस होता है? एक के अंदर जो सेल होते हैं, अगर आपको याद हो, ब्रुश वाटर एपिथेलियम होती है प्रोक्सिमल की,
ठीक है। इसके जो क्वाड्रल एपिथेलियम होती कैसी होती, ब्रश वाटर, इसकी ब्रश वाटर नहीं होती। इस्कीमिया होगा, आपने ब्लड सप्लाई यहाँ से बंद कर दी, जीएफआर कम है, ब्लड सप्लाई कम, तो इस्कीमिया के अंदर जब ठीक है ना, एक्यूट ट्यूबुलर जब निक्रोसिस होगी उसके अंदर यूरिन के अंदर क्या आएगा, यूरिन के अंदर आपको एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे। इंटरस्टिशियल जो डिसऑर्डर होते हैं किडनी के, अगर आपको एपिथेलियम नजर आ रही, कौन सी एपिथेलियम, ओहो ये तो नेफ्रॉन की एपिथेलियम है, डेड हो गए, कैसे आ गई है बाहर, डेड होगी उसी वक्त आएगी जब पैथोलॉजी है उसके अंदर। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, एक्यूट इंटरस्टिशियल जो इंजरी होती है डायरेक्टली ट्यूब की प्रोक्सिमल नेफ्र, ये ग्लोमेरुलस से हट के बात कर रहा हूँ। ग्लोमेरुलस की डिजीज जो है वो हमने दो में क्लासीफाई करनी है, ठीक है, नेफ्रेटिक या नेफ्रोटिक जो है, ठीक हो गया। उसमें कोई ऐसी एपिथेलियम की कास्ट नहीं आती होती। जो अगर ट्यूब की इंजरी है या वो टॉक्सिन की वजह से है या स्कीमिया की वजह से है, प्रोक्सिमल नेफ्रॉन वाली या दूसरी जो है ड्रग इंड्यूस बिशप हो, ठीक है, डिस्टल नेफ्रॉन डैमेज हो रही है, तो फिर एपिथेलियम जो होती है डेड एपिथेलियम, नेफ्रॉन मर गया जी, नेफ्रॉन की जो एपिथेलियम थी वो अब यूरिन में जाएगी, ठीक है। वो नेफ्रॉन जो है वो डेड नेफ्रॉन जो है पेल्विस वाला एरिया जो होता है, जिन्हें पेल्विस का कोलेक्टिंग डक्ट है, वहां पे उसकी एपिथेलियम, डेड एपिथेलियम यूरिन में आती है। अगर एपिथेलियम की कास्ट हो ना आपको मिले यूरिन के अंदर, यूरिन जब एनालिसिस करते हैं एपिथेलियल सेल्स भी हैं उसके अंदर, वो कौन से हैं, कुबार्डल एपिथेलियम सेल, डेड सेल्स पड़े हुए हैं, इसका मतलब है नेफ्रॉन डैमेज हो चुकी हैं। अब वो सेल कौन से वाले हैं, क्या वो सेल प्रोक्सिमल से बिलोंग करते हैं, उनके ब्रश बॉर्डर तो नहीं है उनका, अगर ब्रश बॉर्डर वाली एपिथेलियम बाहर आ रही हो तो प्रोक्सिमल की हुई, अगर ब्रश बॉर्डर के बगैर है तो वो फिर आपकी जो है वो दूसरी भी हो सकती है, ठीक है। मतलब डिस्टल वाली भी एपिथेलियम है, ब्रश बॉर्डर वाली भी है, सारी है, इसका मतलब सारी नेफ्रॉन अफेक्ट हो रही है। अगर सिर्फ ब्रश बॉर्डर वाली है तो फिर प्रॉब्लम, इंजरी मतलब कहाँ पे है, इंजरी प्रोक्सिमल नेफ्रॉन के अंदर है। अब हमने ये क्लासीफाई करना है कि एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी जो हुई है वो किसने करवाई, पेशेंट की इस्कीमिया वाला पेशेंट है या वो नेफ्रोटॉक्सिक, उसको ड्रग वगैरह कोई चीज इस्तेमाल की वो वाला पेशेंट है। जो ड्रग इंड्यूस होती है आपकी बॉडी में, आप जो भी मेडिसिन, चलो टॉक्सिसिटी एक साइड पे, आप कोई भी सिंपल मेडिसिन खाते हो, किडनी कहाँ से एलिमिनेट करता है, किडनी उसको प्रोक्सिमल ट्यूब से निकाल के बाहर फेंकता है, उसको यहाँ से फिल्टर करता है कि एक्स्ट्रा एसिड, एक्स्ट्रा केमिकल, जीनोबायोटिक का वर्ड यूज किया जाता है, मतलब कोई भी ऐसा केमिकल आपकी, ड्रग हो या केमिकल कुछ भी हो, आपकी बॉडी में है और आपकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करता है, मतलब आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करता है, उसको कहते होते हैं कि फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन है जीनोबायोटिक से कोई भी केमिकल हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी जीनोबायोटिक हो, ड्रग आप इवन प्रेस्क्राइब ड्रग हो या आपने खुद मेडिसिन खा लिया है, तो वो मेडिसिन कहाँ से निकलेगी, वो किडनी से कहाँ से एलिमिनेट कर देगा, प्रोक्सिमल ट्यूब जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट सेकंड पार्ट, यहाँ से ना एक्स्ट्रा केमिकल एलिमिनेट किए जाते हैं, क्लियर हो गया, एक्स्ट्रा केमिकल यहाँ से एलिमिनेट किए जाते हैं। अच्छा, अब अगर पेशेंट को ड्रग इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है तो बताएं नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट पहले इफेक्ट होगा, कौन सा पार्ट इफेक्ट होना चाहिए, एक्स्ट्रा केमिकल कहाँ से निकालें, एक्स्ट्रा एसिड या ड्रग जो आप खाते हो कहाँ से एलिमिनेट की जाती है, प्रोक्सिमल से। तो प्रोक्सिमल जब निकाल रही होगी एक टॉक्सिक कंपाउंड को, टॉक्सिक कंपाउंड पहले फिर उसी को डैमेज करेगा ना। अगर यूरिन के अंदर सिर्फ प्रोक्सिमल ट्यूब के एपिथेलियम आपको नजर आ रही हो, ठीक है, प्रोक्सिमल ट्यूब की, सिर्फ प्रोक्सिमल ट्यूब की, तो अगर प्रोक्सिमल ट्यूब की, उसका मतलब क्या है कि ये ड्रग इंड्यूस है, ये नेफ्रोटॉक्सिन है कोई, अगर प्रोक्सिमल एपिथेलियम की कास्ट आपको यूरिन में नजर आए, ठीक हो गया। अगर पूरी नेफ्रॉन के सेल हैं, अगर पूरी नेफ